हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 5 का फाइनल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 5 में ऐसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछे गए हैं। 2-3 साल के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के अगर देखेंगे तो चैप्टर नंबर 5 से जो है विस्तृत उत्तरीय में क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज के इस वीडियो से चैप्टर हालांकि छोटा है और पूरा 5 नंबर आपको देकर जाएगा। तो इस वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे एक चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर हो जाए, कुछ भी ऐसा ना रहे कि जो आपको कन्फ्यूजन रहे या कोई डाउट रहे। हाँ, कुछ बच्चों को कल के वीडियो में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आई थी। वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि बाई मिस्टेक लिखा गया था कि जब किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी, तो किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कितना आया था? V = μ0/2I/r। ये फार्मूला आया था ना चुंबकीय क्षेत्र, किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही आया था ना। हमने कहा था यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो? n हो। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तब ये चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? μ0/2NI/r। ठीक है, यही हो जाएगा। लेकिन कल क्या है, गलती से यहाँ 2 की जगह पे क्या लिख दिया गया था? 4π लिख दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो है वहाँ आप लोग वहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कितना होगा? अगर फेरों की संख्या आप जितना बढ़ाएंगे उतना गुना जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए इसी तरीके से वीडियो के अंदर जो भी आपको डाउट रहा करे आप तुरंत जो है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। हालांकि हमने जिस बच्चे ने पूछा था उसको जो है रिप्लाई में भी इसका आंसर दिया था और आज हम बता भी दे रहे हैं। ठीक है, जिससे और किसी का अगर कोई डाउट हो, मान लो वे किसी कारणवश आपने नहीं पूछा, तो चलिए यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको जो है पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो चलिए ध्यान से देखिए। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमको यही पढ़ना है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय अवयव। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव या भू चुंबकत्व के अवयव। पहला हमको पढ़ना है भू चुंबकत्व के अवयव। थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में कुछ चीजें हैं जो छोटी छोटी परिभाषाएं थी, उसको हमने जानबूझ के जो है निगलेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो कई बार हम आपको चैप्टर में भी बता चुके हैं और वो आपको याद भी होगा। ठीक है, छोटी एक लाइन की जो है डेफिनेशन है, तो वो जो है आप लोग देख सकते हैं और अभी बीच में जैसे जहाँ पे भी आएगा वो अभी हम बताते चलेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें देखना है भू चुंबकत्व के अवयव के बाद। ठीक है, इसमें देखिए भू चुंबकत्व के बेसिकली 3 अवयव हैं। बेसिकली भू चुंबकत्व की अगर हम बात करें तो 3 अवयव हैं और ये तीनों अवयव में से तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी पे जो है सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल भी बनते हैं और क्वेश्चन भी आपसे जो है उस पर ज़्यादा पूछता है। ठीक है, केवल तीसरा एक ही जो है ऐसा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में जहाँ से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इस भू चुंबकत्व के अवयव को आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद है चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपको मेन 2 टॉपिक पढ़ने हैं और इससे पहले आपको 2 परिभाषाएं छोटी सी पढ़नी है। नतिकोण या सबसे पहले हमको पढ़ना है दिक्पात का कोण। ठीक है, दिक्पात का कोण क्या होता है और उसके बाद दूसरा हमको देखना है नतिकोण या नमन कोण। ठीक है, तो जब हम आपको दिक्पात का कोण बताएंगे तो यहाँ पे 2 नए टर्म आएंगे। एक आएगा चुंबकीय यामोत्तर। ठीक है, एक निकल के आपका आएगा चुंबकीय यामोत्तर और दूसरा जो निकल के आएगा आपका भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर। ठीक है, तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर क्या होते हैं, पहले इसको समझेंगे और उसके बाद जो है दिक्पात का
कोण समझेंगे, ठीक है, क्योंकि दिक्पात का कोण जो होता है वो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को ही दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब चुंबकीय यामोत्तर क्या, भौगोलिक यामोत्तर क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसको और उसके बाद फिर आते हैं मेन टॉपिक पर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस समय लाइक रेशियो बहुत ही कम हो चुका है, ठीक है। इस समय देख रहे हैं 2-3 वीडियो से 1000 लाइक पहुंचने नहीं रहा। स्टार्टिंग के वीडियो तो 1000 लाइक पहुंच गए थे, लेकिन इधर जो है आप लोग 1000 लाइक मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको जो है 1000 लाइक तक पहुंचाइए। अरे 1000 नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम 700 तक तो पहुंचा सकते हैं। चलिए, वैसे आज शिवरात्रि है तो हमारी तरफ से सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए देखिए, चुंबकीय यामोत्तर की बात करते हैं। चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। तो चुंबकीय यामोत्तर होता क्या है, ध्यान से समझिए। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ठीक है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव व चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को, ठीक है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव व चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, ठीक है, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया, सारी चीजें अच्छी समझ में आ गई। सिंपल सा है, चुंबकीय उत्तरी व चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को, जैसे मान लो अगर ये आपका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और ये आपका चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, इसको मिलाने वाली रेखा ये है, तो इसके लंबवत तल का मतलब है पूरा एक प्लेन की बात कर रहा है, यानी लाइन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये चीज, ये तल आपका क्या है, ये तल, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये तल जो है आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्या है, भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर क्या है, जहां जहां पर बात हो रही थी चुंबकीय ध्रुव की, ठीक है, चुंबकीय उत्तरी और चुंबकीय दक्षिणी, अब वहीं आप बात करेंगे भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव व भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, व भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। देखो कितना तेज डेफिनेशन राइट कर दिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। चलो अब देखो, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। तो जो चुंबकीय यामोत्तर है, ठीक है, जो चुंबकीय यामोत्तर है वो भौगोलिक यामोत्तर के साथ जितना कोण बनाता है उसी को कहते हैं दिक्पात का कोण, ठीक है, दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण। अब इसको समझते हैं, इसकी भी डेफिनेशन राइट करने पड़ेगी, सिंपल है, आप लोग लिख लीजिए। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नति कोण या नमन कोण क्या होता है। नति कोण या नमन कोण क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम नति कोण या नमन कोण की बात करें तो इसके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो चीज़ें आपको हमेशा दिखती हैं, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की देरी है। ध्यान से देखिए, नति कोण या नमन कोण,
नति कोण या नमन कोण। तो अगर हम नति कोण या नमन कोण की बात करें तो नति कोण का मतलब है अगर हम किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है या क्षैतिज के साथ जिस कोण पर झुक जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं नति कोण या नमन कोण। जैसा कि फिगर में आप देख भी रहे हैं कि ये एक चुंबकीय सुई है जिसको हमने स्वतंत्रता पूर्वक जो है बांधकर लटकाया है। तो ये क्या है, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पर क्या हो रही है, झुकी हुई प्रतीत हो रही है। यानी ऐसे सीधे ना रहकर ऐसे देखो हल्का सा चुंबकीय सुई क्या है, झुकी हुई है या मुड़ी हुई है। तो जितना मुड़ी हुई है क्षैतिज के साथ उसी कोण को क्या कहते हैं, नति कोण या नमन कोण कहते हैं। बात एकदम क्लियर हो गई, बिल्कुल दिमाग में फिट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव, तो इसके अवयव में दो अवयव तो आपके क्लियर हो गए, ठीक है, एक तो नति कोण और दूसरा नमन कोण। ये पहले और दूसरे अवयव थे। तीसरे अवयव की बात करते हैं, ठीक है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक की अगर बात करें तो उससे पहले पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो पृथ्वी भी हमारी क्या है, एक चुंबक की तरीके से व्यवहार करती है। कोई भी चीज आप देखो, पृथ्वी सारे चीज को क्या करती है, अपने केंद्र की ओर खींचने का जो है प्रयास करती है। यानी ऐसा माना गया है कि पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ा चुंबक है, ठीक है। और पृथ्वी का भी एक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, यानी पृथ्वी को चुंबक क्यों माना गया है, इसकी कहानी जो है काफ़ी लंबी चौड़ी है या जो भी है, तो वो उन सब से खैर कोई मतलब है नहीं यहाँ बोर्ड एग्जाम से, ठीक है। तो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है फाइनल शॉट में जो है चीज़ों को कवर कर रहे हैं। हालांकि चैप्टर पढ़ाते समय पृथ्वी के चुंबकीय गुण या पृथ्वी को चुंबक क्यों कहते हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक, तो सिंपल सा सबसे पहले हमें ये जानना होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखते किससे हैं, बी से, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या करते हैं, बीई से प्रेजेंट करते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब देखो थोड़ा सा एक फिगर बनाते हैं और उसके बाद डिटेल में समझते हैं। और वो फिगर कौन सा, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है। तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर का एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या चीज़ है। चलिए अब ध्यान से इसको समझते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये है आपका भौगोलिक यामोत्तर जो सफ़ेद हमने बनाया हुआ है, और ये जो है जो बोर्ड के कलर का लगभग है ये हमारा क्या है, चुंबकीय यामोत्तर है, ठीक है। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में ये जो कोण बन रहा है ये आपका क्या होता है, दिक्पात का कोण यानी अल्फा। और नमन कोण क्या होता है वो भी यहीं क्लियर कर लो। चुंबकीय सुई को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक बांध के लटकाते हैं तो वो क्षैतिज के साथ क्या होता है, एक कोण बनाता है या क्षैतिज के साथ झुक जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नति कोण या नमन कोण अल्फा कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे कि माना किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, ठीक है। यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी ये जो चुंबकीय सुई है वो पृथ्वी भाई ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को ना रिप्रेजेंट कर रही है, तो चुंबकीय सुई जो है वो क्या होगी, जिस डायरेक्शन में होगी वो डायरेक्शन क्या होगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा, यानी बी। तो ये सुई जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। अब यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है तब, ठीक है, माना
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है। तब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर, BE को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में इसको क्या कर रहे हैं, वियोजित कर रहे हैं। अब मान लेते हैं इसका जो क्षैतिज घटक है यानी जिसको हम कहते हैं BH, ये इसका क्षैतिज घटक हो गया BH, और ये इसका क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया यानी VB, V वर्टिकल, ठीक है, VB। तो क्षैतिज घटक BH, ठीक है, क्षैतिज घटक VH इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसके साथ कोण बनता है वो cos थीटा होता है, तो इसके क्षैतिज घटक के साथ कोण बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा BE cos थीटा। समीकरण नंबर 1। ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा, जिसके साथ कोण नहीं बनाता है वो क्या होता है, sin थीटा होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VE sin थीटा, BE sin थीटा। समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया अच्छे से। चलो आगे देखो, अब क्या करिए आप लोग, समीकरण नंबर 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो देखिए भाई क्या मिलता है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जब आपने जोड़ा तो क्या मिला। समीकरण नंबर 1 वो है, तो इसका वर्ग हमने किया तो क्या हो जाएगा, BH स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 1, इसका वर्ग हमने किया है। और समीकरण नंबर 2 ये है, इसको वर्ग कर लो तो कितना मिल जाएगा, BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या था समीकरण नंबर 2, तो इसको वर्ग किए 2 डैश हो गया, ठीक है। अब दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो, तो जोड़ो BH स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इक्वल टू इधर BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस VE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। BE स्क्वायर कामन है, चुपचाप कामन ले लो, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आया कितना, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो मिल गया सिंपली क्या हो गया BE स्क्वायर थीटा। BE स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा BH स्क्वायर प्लस VV स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 3। ये BE स्क्वायर है तो BE इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर है दूसरी साइड जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट VH स्क्वायर प्लस V स्क्वायर भी, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अगर हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव हमें पता है, तो दोनों को वर्ग करके जोड़ के उसका अंडर रूट अगर हम ले लें, उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी ये, ठीक है। तो अगर पृथ्वी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अवयव दिया हुआ है तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकालेंगे। अब देखो समीकरण 1 और 2 को भाग कर दो, समीकरण 2 में 1 से भाग कर दो, तो जब 2 में 1 से भाग करोगे तब क्या मिलेगा, इधर VB बटे VH इक्वल टू, ये चीज पहले रहेगा, समीकरण नंबर 2 ऊपर रहेगा ना, तो 2 ऊपर है तो 2 का ये वैल्यू VE साइन थीटा बटे नीचे BE कॉस थीटा
बी से बी कैंसिल हो गया, तो बी वी बटे वी एच इक्वल टू क्या मिल गया, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। ठीक है, जहां पे थीटा क्या है, नति कोण या नमन कोण, क्या है, नति कोण। ठीक है, नति कोण या नमन कोण। ठीक है, तो अगर आपसे नति कोण या नमन कोण थीटा बराबर पूछे तो इधर टैन है, इधर आएगा टैन इनवर्स हो जाएगा, टैन इनवर्स वी बी बाई वी एच। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं। अगर आपसे नति कोण या नमन कोण पूछता है और पृथ्वी का क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव दिया है, तो इस फार्मूले से आप पृथ्वी का क्या निकालेंगे, नमन कोण निकालेंगे। ठीक है, अब यही देखो, यही दो मेन फार्मूले हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, यही दो इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जहां पर यानी जिस पर क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं लास्ट टॉपिक के, भूचुंबकत्व यानी कि चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, जरा सभी लोग, जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि भूचुंबकत्व के अवयव के आधार पर या चुंबकीय पदार्थों के आधार पर, ठीक है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो जरा एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम इसको जो है इरेज कर लेते हैं। तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, उसका नाम भी जो है साथ ही लिख दीजिए, जिससे पता चले कि आप लोग कुछ थोड़ा बहुत जानकारी रखे हैं कि एकदम से सब भूल ही गए हैं। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, हाँ, कमेंट बॉक्स में किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर फाइनल शॉट की वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड कीजिए। अब जल्दी जल्दी का क्या मतलब है भाई, एक दिन में सारे चैप्टर, एक दिन में 14 फाइनल शॉट आपको दे दिए जाएं, जल्दी जल्दी का क्या मतलब है? भाई अगर आप बहुत जल्दी चीज़ों को तैयार कर ले रहे हैं, जल्दी जल्दी आप चीज़ों को तैयार कर ले रहे हैं, तो आपके पास बुक भी होगी, अनसॉल्व पेपर भी होगा, जो भी फाइनल शॉट आपको प्रोवाइड किया गया उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, उसके क्वेश्चन लगा लो, देखो कि उससे पूछे गए कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आप उसको कर ले रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चेक कर रही है ना। चलिए देखिए, तो चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो पदार्थों को जो है चुंबकत्व के गुण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, यानी वन को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, वन डाल दिए, समझ जाओ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ लिखा गया है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों को अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होने की वजह से, ठीक है, इसमें चुंबकत्व का गुण थोड़ी देर के लिए आ जाता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनके अंतर्गत आते कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे आपका लोहा हो, सॉरी अरे यार ये कहाँ, लोहा तो लौह चुंबकीय है, चांदी हो गया, ठीक है, सिल्वर, सोना हो गया,
ठीक है, इस फास्फोरस हो गया। तो इस तरीके से इसमें जो है काफी सारे नाम देखिए, हम कई सारे बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। पहला तो हो गया चांदी, सोना, तांबा, ठीक है, फास्फोरस, एंटीमनी, जल, और क्या है, नाइट्रोजन, हीरा, जस्ता। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है, ऐसे कई सारे नाम दे देते हैं, पूछ लेता है उसमें से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं। तो जब आप उसको अच्छे से जानते रहेंगे तब ना आप डिफाइन कर पाएंगे कि कौन प्रतिचुंबकीय है और कौन अनुचुंबकीय है, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्लियर हुआ। डेफिनेशन क्या है इसकी, वह पदार्थ, वह चुंबकीय पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, ठीक है, फास्फोरस, एंटीमनी, नमक, ETC आदि। और दूसरा देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं या इसकी क्या डेफिनेशन है। तो अगर हम बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में, ठीक है, बहुत क्षीण मात्रा में चुंबकित होते हैं या हल्के से चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। क्या परिभाषा है, वह पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के से चुंबकित होते हैं या बहुत कम मात्रा में चुंबकित होते हैं, ऐसे पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इनको जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल समांतर हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक बांध कर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या होते हैं, घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल समांतर हो जाते हैं। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, ठीक है। और लंबवत होने के बाद उस जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उत्तरी ध्रुव है वो चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव के पास और इसका दक्षिणी ध्रुव इसके दक्षिणी ध्रुव के पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन अनुचुंबकीय में क्या होता है कि ये घूम कर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है और इस अनुचुंबकीय पदार्थ का जो उत्तरी ध्रुव होता है वो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास और इसका दक्षिणी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास हो जाता है। अभी जब तीनों में अंतर बताएंगे तो वहां पे फिगर के द्वारा स्पष्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें कौन कौन से पदार्थ आपके आते हैं जरा उसको आप लोग नोट कर लीजिए या नाम उसके सुन लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए यहाँ पे कौन कौन से, एल्यूमिनियम, कॉपर, एंटीमनी और भी हैं, सल्फेट, वायु, ठीक है, निकिल के, लोहे और निकिल के जो घोल होते हैं, ठीक है। हालांकि लोहा तो जो है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ में आता है, लेकिन इनके लवणीय घोल जो है, इनका जो सलूशन है, ठीक है, इनका जो बेसिक सलूशन है वो जो है आपके अनुचुंबकीय पदार्थ की तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पदार्थ हो गए, आपका एंटीमनी हो गया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपका सल्फेट हो गया और सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, टंगस्टन हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी बुक में दी होंगी, नाम जो है आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। या रुकिए हम खुद ही राइट कर देते हैं, अभी तीनों आप समझ लीजिए और तीनों के में कौन कौन से पदार्थ आते हैं अभी पूरा जितना भी आता है हम राइट कर देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं तीसरे टाइप के लौह चुंबकीय पदार्थ की। तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को, ठीक है, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में काफी ज्यादा यानी प्रबल मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें उदाहरण में सबसे पहले आप लिखेंगे लोहा, आयरन, ठीक है, निकिल। तो ये सारे जो है हमारे क्या हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है। अब जरा इन पर थोड़ा सा और नजर डालिए, इन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस पर तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, नो इफेक्ट।
प्रतिचुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उसके चुंबकीय प्रवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके चुंबकीय प्रवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, अनुचुंबकीय पदार्थों, अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थों का हम क्या करें, ताप बढ़ाते हैं तो इसके चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है, यानी कम हो जाती है। चुंबकीय प्रवृत्ति कम। ठीक है, अगर ताप इसका हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, कम हो जाती है। और तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें लौह चुंबकीय पदार्थ की, तो लौह चुंबकीय पदार्थ का अगर हम ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, एक तो इसके चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो घटती है, लेकिन एक निश्चित ताप के बाद, ठीक है, एक निश्चित ताप के बाद ये लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरीके से कार्य करना लगता है, और वह निश्चित ताप क्या कहलाता है, क्यूरी ताप। क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप की क्या परिभाषा बनी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ या उस न्यूनतम ताप के आगे या उससे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर कर देते हैं तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ की तरीके से कार्य करने लगता है। वह न्यूनतम ताप क्या कहलाता है, क्यूरी ताप। याद हो गया। चलिए अब देखिए इन तीनों में अंतर क्या है, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में बेसिक अंतर क्या है, इसका अंतर भी पूछा जाता है। इसका एक अंतर सबसे ज़्यादा पहले पूछा जाता था डोमिनो के आधार पर। ठीक है, हालांकि डोमिनो वाला जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, वो जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसलिए हमें डोमिनो के आधार पर जो है इसका अंतर नहीं पढ़ना है, और जो इनमें बेसिक अंतर होता है उसको पढ़ना है। हाँ, उससे पहले हमने कहा कि हम जो है आपके तीनों टाइप में कौन कौन से पदार्थ आते हैं उसको राइट कर देते हैं। तो चलिए हम पूरा राइट कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने नीचे एग्जाम्पल राइट कर दिया है, जिसको लिखना हो या याद करना हो तो याद कर लो। प्रतिचुंबकीय में आते हैं आपके चांदी, सोना, तांबा, नमक, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीरा, जस्ता, बिस्मथ, ठीक है, एंटीमनी। और इसमें जो आपके आते हैं अनुचुंबकीय में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, सोडियम, ऑक्सीजन और कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये आपके आते हैं अनुचुंबकीय में। और लौह चुंबकीय पदार्थ में सबसे पहले आपका आ जाता है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, गैडोलियम और इनसे बनने वाले जितने भी मिश्र धातुएं हैं वो सब। ठीक है, चलिए अब बेसिकली इनमें अंतर क्या है, तीनों पदार्थों में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर तो इनकी डेफिनेशन का हो जाएगा, इनकी परिभाषा का। ठीक है, इनकी परिभाषा आप लिख देना, तीनों की पहला अंतर हो जाएगा। दूसरे अंतर की अगर हम बात करें तो चुंबकीय प्रवृत्ति पर आ जाओ, चुंबकीय प्रवृत्ति पर आ जाइए। ठीक है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो ताप बढ़ाने पर इसके चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसका चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, कम हो जाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति इसका भी कम हो जाता है, लेकिन एक निश्चित ताप के बाद भी अगर हम इसका ताप क्या करें, बढ़ा दें, एक निश्चित ताप के बाद भी अगर हम लौह चुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाते हैं तो लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरीके से कार्य करने लगता है, और वह न्यूनतम ताप हमारा क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक है, ये अंतर हो गया चुंबकीय पदार्थों का। अगला है, इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई चुंबक है, ये N सिरा, ये S सिरा। सबसे पहले 1 वाले को रखते हैं। तो अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, अगर हमने इस तरीके से ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक बांध के लटकाया है तो ये तुरंत घूम के ऐसे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी ऐसे लंबवत हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है, और ये सिरा N कार्य करने लगता है, ये सिरा S कार्य करने लगता है। ठीक है, और इसके बीच अगर हम क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र में यानी N और S के बीच में प्रतिचुंबकीय पदार्थ,
प्रतिचुंबकीय पदार्थों का बारीक चूर्ण अगर भरते हैं, ऐसे पूरा छितरा के ऐसे भरते हैं, तो ये क्या होता है, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। किनारों पर कम और बीच में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें, तो अनुचुंबकीय पदार्थ अगर इसमें हम भरते हैं, तो अगर हम इस तरीके से भर रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, किनारों पर ज़्यादा हो जाते हैं और बीच में कम हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रतिचुंबकीय का है। अनुचुंबकीय का यहाँ नीचे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ किनारों पर ज़्यादा और बीच में कम, इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। तो किनारों पर ज़्यादा और बीच में कम हो जाता है। और लौह चुंबकीय की अगर हम बात करें, तो लौह चुंबकीय पदार्थों को अगर हम क्या करते हैं, किसी चुंबक के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक बांधकर लटकाते हैं, तो क्या होता है, क्या होगा भाई लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर किसी चुंबक के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक बांध के लटकाओगे, तो वो किसी न किसी एक साइड से जाकर तुरंत सट जाएगा, ठीक है, चिपक जाएगा तुरंत, और इस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इनमें था बेसिक अंतर, और इसी के साथ ये चैप्टर यानी ये चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व द्रव्य आपका कंप्लीट हो जाता है। हाँ, इसमें कुछ थोड़ा सा और है, विद्युत चुंबक क्या है, ठीक है। तो विद्युत चुंबक क्या चीज़ है, जरा ध्यान से देख लो, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है विद्युत चुंबक से। इसके बाद कोई टॉपिक नहीं बचेगा इस चैप्टर में कि जो आपको ना बताया गया हो, तो ध्यान से देखिए। विद्युत चुंबक, तो अगर हम विद्युत चुंबक की बात करें, तो विद्युत चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों से बनाया जाता है, और इनमें विद्युत चुंबक क्या होते हैं, विद्युत चुंबक में चुंबकत्व का गुण तब तक होता है जब तक इसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हुआ, तुरंत ये चुंबक की तरीके से कार्य करना बंद कर देती है। तो इस प्रकार से बने चुंबक क्या कहलाते हैं, विद्युत चुंबक कहलाते हैं, और ये अस्थायी चुंबक होते हैं। क्या कहलाते हैं, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबक जो है वो अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। और विद्युत चुंबक को बनाने के लिए नरम लोहे की क्रोड का प्रयोग किया जाता है, और उसमें फेरों की संख्या भी ज़्यादा की जाती है। तो फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, विद्युत चुंबक उतना ही प्रबल होगा, और विद्युत चुंबक को बनाने के लिए नरम लोहे की क्रोड का प्रयोग किया जाता है। किसका, नरम लोहे के क्रोड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नरम लोहे के क्रोड में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकत्व का गुण ज़्यादा आता है, यानी ये इसीलिए जो है नरम लोहे की क्रोड। और नरम लोहे की क्रोड, ये इस पर क्वेश्चन बनता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के क्रोड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, लोहे के क्रोड, नरम लोहे के क्रोड, या पतले लोहे के क्रोड, या फिर मोटे लोहे के क्रोड, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन बना देगा, जिसमें से एक ये शामिल रहेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, नरम लोहे की क्रोड, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बताइए आप लोग, इस चैप्टर में कहीं पर भी किसी को कोई समस्या या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई होप कि ये वीडियो सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो सभी लोग, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के फाइनल के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।